तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में। ये आपका चैनल है और इस पर आप सबके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट मध्यकालिक इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालिक इतिहास में आज हम लोग मुग़ल वंश को समझेंगे कि मुग़ल वंश की स्थापना भारत में किस प्रकार होती है, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था और मुग़ल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुग़ल काल जो है 1526 से लेकर के 1707 तक लगभग 200 वर्षों तक इसका साम्राज्य रहता है भारत में। मुग़ल शब्द की उत्पत्ति जो है, मुग़ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मुग़ल शब्द की उत्पत्ति जो है देख रहे हैं। मुग़ल शब्द की उत्पत्ति जो है इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं। मुग़ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एक है मॉन्ग, लैटिन भाषा के मॉन्ग शब्द से होती है। अब ये मॉन्ग क्या है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। तो आइए देखते हैं कि भारत में जो है मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। वैसे तो भारत में जो है मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बाबर जो है बाबर का प्रारंभिक जीवन, बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। बाबर का जन्म जो है, इसका जन्म जो है, बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना, अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना। तो फरगना में एक स्थान है अंधीजान नगर, अंधीजान नगर। फरगना में एक स्थान है अंधीजान नगर और इसी स्थान पर बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अब इसका ये मूल नाम बताते हैं हम आप लोगों को बाबर का। बाबर का जो मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसका मूल नाम। इसके पिता
का नाम जो है मिर्ज़ा उमर शेख, जो फरगना में एक छोटी सी जागीर थी, जो फरगना के सूबेदार थे। तो आइए, इसका जो बाबर का मूल नाम है, बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम जो था वो मिर्ज़ा उमर शेख था। पिता जो है, इसके पिता का नाम था मिर्ज़ा उमर शेख। मिर्ज़ा उमर शेख जो थे, ये फरगना जो देख रहे हैं, फरगना के जागीर जो है, इसके ये सूबेदार थे। आइए देखते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का जो नाम था कुतुलुग निगार बेगम था। इनकी माता का जो नाम था, माता का नाम कुतुलुग निगार बेगम। इनके पिता जो चंगेज खां, गलती हो गई। जो बाबर के पिता थे मिर्ज़ा उमर शेख, बाबर के पिता जो थे, उनके पिता जो थे मिर्ज़ा उमर शेख, ये जो थे तैमूर के 5वें वंशज थे। मिर्ज़ा उमर शेख तैमूर के 5वें वंशज थे। तैमूर के 5वें वंशज थे। जबकि इनकी माता जो थी कुतुलुग निगार बेगम, ये चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। तो इतना हम आप लोगों को बता दिए। अब आइए आगे बताते हैं क्या होता है। इसको भी मिटा देते हैं। इनके पिता जो फरगना के जागीरदार थे, वो 8 जून 1494 ईस्वी को 8 जून 1494 ईस्वी को इनके पिता जो थे, जो फरगना के सूबेदार थे, ये 8 जून 1494 को
अपने छत पर जो है कबूतरों को दाना डाल रहे थे, और कबूतरों को दाना डालते डालते इनका पैर फिसल गया छत से और ये गिर गए, और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। ये 8 जून 1494 ईस्वी को ये अपने छत पर कबूतरों को दाना डाल रहे थे। कबूतरों को ये दाना डाल रहे थे और इनका पैर फिसल गया, और ये छत से नीचे गिर गए। जब ये छत से नीचे गिर गए तो 8 जून 1494 को ही इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय बाबर मात्र 11 वर्ष 4 माह का था। जब इनकी मृत्यु हुई तो बाबर कितना 11 वर्ष 4 माह का था। तो आइए आगे बताते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। बता रहे थे कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई 8 जून 1494 को, तो बाबर जो था, बाबर मात्र जो है 11 वर्ष 4 माह का था। ये 11 वर्ष 4 माह की उम्र में, 11 वर्ष 4 माह की उम्र में जानते हो फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनता है ये। जाहिर सी बात है 11 वर्ष कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, और 11 वर्ष में किसी बच्चे को शासक बना दिया जाए तो क्या करेगा बताइए। तो जब ये 11 वर्ष 4 माह की उम्र में जब ये शासक बना तो इसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। इसके अपने सगे संबंधियों से सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, जो इसको पदस्थ करके उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। लिख देते हैं, बार बार मिटाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये पहली बार ये क्या कहते हैं 1496, पहली बार 1496 ईस्वी में जो है ईस्वी में पहली बार जो है समरकंद, पहली बार ये 1496 ईस्वी में समरकंद को जो है जीतने का प्रयास करता है, किंतु सफलता इसके हाथ नहीं लगती है और ये असफल हो जाता है। दूसरी बार पुनः है 1497 ईस्वी में समरकंद जो है समरकंद पर आक्रमण करता है और यह जीत जाता है, किंतु इसकी ये जीत ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रहती है और मात्र 8 माह तक ये उसको अपने आप में रख सकता है। उसके बाद समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये 1497 में
समरकंद को जीत लेता है। किंतु इसकी ये जीत ये भी बताए थे, ज़्यादा समय तक ये उसको अपने उसमें नहीं रखता है। और इसने किसको हराया था यहाँ पर 1497 में जब समरकंद को जीता था, उस समय समरकंद पर अधिकार था अली मिर्जा का। समरकंद पर किसका अधिकार था? अली मिर्जा का अधिकार था। और अली मिर्जा को हराकर 1497 में जो है समरकंद को जीत लेता है। अब आइए, इसकी आत्मकथा जो एक है तुजू के बाबरी, इसने लिखा है। बहुत ही फेमस आत्मकथा है। ये अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछी जाती है इसकी आत्मकथा कि बाबरनामा जो है किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है तथा यह किस भाषा में लिखी गई है। आइए देखते हैं। ये देखिए, इसकी प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? बाबरनामा ये स्वयं लिखता है, ये इसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। और बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की भाषा में लिखी गई है। एक नोट पॉइंट जान लीजिए, ये एकमात्र ऐसी कृति है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल काल की एकमात्र ऐसी कृति जो तुर्की भाषा में लिखी गई है वो है बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा जो है ये इसका फारसी अनुवाद है, बल्कि तुर्की भाषा में जो है तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है और इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है बाबरनामा में। इसमें बाबर खोजंदा की पहाड़ियों का जिक्र करता है, क्योंकि खोजंदा की पहाड़ियों में ये खानाबदोश जीवन बहुत काफ़ी यानी कि लगभग 4-5 वर्षों तक ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है खोजंदा की पहाड़ियों में, इसलिए इसका जिक्र ये यहाँ पर करता है। हम आपको बता रहे थे ना कि ये जो समरकंद को जीता था, ये तो ये ज़्यादा दिनों तक इसके हाथ में नहीं रहा और ये 8 माह बाद इसके हाथ से निकल गया। ये समरकंद को जीतना क्यों चाहता था? ये समरकंद को क्यों जीतना चाहता था? ये समरकंद को इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि जो समरकंद है ये इसके पूर्वज जो है तैमूर की राजधानी थी। ये समरकंद जो है ये कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ तैमूर। ये जो है तैमूर की राजधानी थी ये समरकंद, इसलिए ये हमेशा इसको जीतने की कोशिश करता था। और दोबारा ये जो है 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लेता है। समरकंद को ये 1501 ईस्वी में जीत लेता है। और आइए हम बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें।
आइए अब हम बता रहे हैं कि ये जब दोबारा 1501 में जीतता है, जब ये 1501 में जब ये दोबारा जीतता है समरकंद को, जब ये दोबारा समरकंद को जीतता है 1501 ईस्वी में, तो इस समय समरकंद पर उज़्बेक नेता सयानी खान 1501 में समरकंद पर 1501 में समरकंद पर उज़्बेक नेता सयानी खान एक था, सयानी खान, इसको हरा करके, इसको हरा कर ये समरकंद को जीत लेता है। इसको हरा करके समरकंद को जीत लेता है। तो भी हम कुछ समय पहले खोजंदा की पहाड़ियों का जिक्र किए थे इसमें। तो खोजंदा की पहाड़ियाँ जो है, खोजंदा की पहाड़ी, ये भी बताते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। खोजंदा की पहाड़ी जो है वर्तमान में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में है। ये खोजंदा की पहाड़ी ये अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान, ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है हिंद कुश। ये कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। हिंद कुश पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो ये हिंद कुश पर्वत श्रृंखला जो है, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला जो है ये अफ़गानिस्तान में है। निस्तान, तो ये जो है हिंद कुश पर्वत श्रृंखला ये अफ़गानिस्तान में है। आइए और बताते हैं इसके बाद। मिट नहीं रहा है साल नहीं। अब आइए देखते हैं काबुल विजय इसकी। ये 1504 में ये काबुल विजय करता है। जब ये 1504 में काबुल विजय करता है तभी ये अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखता है तुर्की भाषा में। तो 1504 ईस्वी में ये जब काबुल विजय करता है, काबुल विजय करने के पश्चात 1504 में काबुल विजय करने के पश्चात ये अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का तुर्की भाषा में ये अनुवाद करता है या रचना करता है। तो ये तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो है, तुजुक ए बाबरी का ये का तुर्की भाषा में अनुवाद करता है। अनुवाद करता है जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। फारसी में इसका अनुवाद किया गया है बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा। तो ये 1504 में तुजुक ए बाबरी का जो है रचना करता है बाबर। आइए और थोड़ा जान लें। लेक्चर लंबा हो रहा है लगता है, लेकिन थोड़ा बस उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थोड़ा देख लीजिए बस।
तो ये पुनः जो है 1507 में ये पुनः काबुल विजय करता है और काबुल विजय के उपरांत जो है ये वहाँ से जो ढेर सारे धन दौलत इसको मिलते हैं वो ला करके ये काबुल की जनता में वितरित कर देता है और काबुल की जनता इससे बहुत प्रसन्न होती है और तभी इसे मस्त कलंदर की उपाधि देती है। काबुल की जनता इससे प्रसन्न होती है और इसे जो है मस्त कलंदर की उपाधि देती है। मस्त कलंदर या कलंदर भी कह सकते हैं, या कलंदर की उपाधि देती है। 1507 में ही ये जो पहले जब इन लोगों को जो मिर्जा की उपाधि धारण करनी पड़ती थी तो ये 1507 में ही मिर्जा की उपाधि का त्याग कर देता है और ये पादशाह की उपाधि धारण करता है। आइए देखते हैं, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा दें। एक मिनट। पंद्रह सौ 7 ईस्वी में यही पादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह की उपाधि धारण करता है जो वर्तमान में बादशाह बन गया है। वर्तमान में इसे बादशाह कहा गया है। खोजंदा की पहाड़ियों का हमने जिक्र तो किया था, लेकिन ये बताना हम भूल गए थे कि किस टाइम के आसपास ये खोजंदा की पहाड़ियों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है। तो ये 1503 ईस्वी के आसपास खोजंदा की पहाड़ियों में ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएंगे हम। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि इसको देखिए, उसके बाद देखने के बाद बताइए इसमें क्या कमी रह गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि मैं उन कमियों को सुधारूँ और आपके सामने इससे अच्छा वीडियो तैयार करूँ। धन्यवाद।